to start the first chapter of 8th class NCERT science book. The first chapter's name is crop production and management. So, first of all, we have to know what's a crop and its production and what is the things that are told in this chapter. So, let's start the chapter. In this chapter, we will learn about how the farmers grow crops and then sell it to the market or store it. इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो कैसे सामान खेती बाड़ी की चीज़ें उगाते हैं और फिर उसे किस तरह बेचते हैं और स्टोर करते हैं, किस तरह उसे संभाल के रखते हैं या स्टोर रूम में रखते हैं. तो बस चैप्टर में यही सब है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Paheli and Bhujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. पहली और भूजो अपने अंकल के घर में गए समर किस सीज़न में, मतलब गर्मियों के दिन में. उनके जो अंकल थे वो फार्मर थे, किसान थे. एक दिन उन्होंने कुछ टूल्स मतलब कुछ सामान देखे, जैसे कि खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लॉ एक्सेट्रा. सिकल किस टाइप का होता है? सिकल इस टाइप का होता है जिससे वो क्या कहते हैं वहाँ पे घास काटते हैं. शॉवल जिससे आपने देखा ही होगा इस टाइप से, जिससे वो कुदाली टाइप होता है, उससे काटते हैं. और प्लॉ ये सब उन्होंने ये सब चीज़ें देखी. लेट्स गो फर्दर इन द चैप्टर. भूजो wants to know a question. I want to know where and how we use these tools. भूजो जानना चाहता है कि हम कब और कहाँ पे इन टूल्स को यूज़ करते हैं और किस तरह करते हैं. So now we will learn about it in the following chapter. Let's go forward. You have learned that all living organisms require food. Plants can make their own food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including human, cannot make their own food. So where do animals get their food from? So now, आप सबने ये पता है और आपने ये पढ़ा है कि सब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित चीज़ें हैं, उन सबको खाने की ज़रूरत होती है अपने आप को जीवित रखने के लिए. जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेकिन एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो उन्हें खाना कहाँ से मिलता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें खाना क्यों खाना पड़ता है. यू ऑलरेडी नो that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. तुम सब जानते हो कि जो खाना होता है उसे हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है और फिर उसे जो हमारी बॉडी है उसके अलग अलग पार्ट्स में भेजती है फंक्शंस करने के लिए, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन. वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और बोथ. और हमें अपना खाना प्लांट्स से, एनिमल से या दोनों से मिलता है. तो इस चैप्टर में और जो है, तो आपने ये सब जानते हैं क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म अपनी फूड को यूटिलाइज करते हैं. क्या आप उनमें से कुछ प्रोसेस का नाम बता सकते हैं? सो यस, वी कैन ऑल्सो टेल इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन. You have learnt about it in the 7th class. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. आप सब जानते हैं कि दुनिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है और उन सबको खाना पहुंचाने के लिए नॉर्मल मात्रा में, इनफ मात्रा में खाना या फिर जो खाने की चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस होनी चाहिए. इसी वजह से फार्मर जो होते हैं वो खाना उगाते हैं, प्रोडक्ट्स उगाते हैं. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टिल द 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक. 10,000 BCE तक पीपल नोमैडिक थे. नोमैडिक पीपल कौन होते हैं? नोमैडिक पीपल आर दोज पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर.
in search of their products. They live on pastoral products such as ghee, milk, meat, etc. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे खाने और रहने की छत की तलाश में. They ate raw materials or fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Then was born एग्रीकल्चर. उसके बाद वो जानवरों का शिकार करने लगे. उन्होंने राइस के कल्टीवेशन स्टार्ट किए, वीट के और दूसरे फूड क्रॉप्स की. इसी तरह एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब प्लांट्स एक ही तरीके के एक जगह पे कल्टीवेट किए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, उसे क्रॉप कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रो इन ए फील्ड आर ऑफ दैट ऑफ वीट. इस हिसाब से जो अगर हम कहें कि क्रॉप वीट की, तो इसका मतलब है कि एक ही फील्ड में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वीट को उगाया गया है. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they are grown. India is a vast country. आप सब जानते हैं कि जो क्रॉप्स हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, जैसे कि cereals, vegetables और fruits. उन्हें डिफाइन किया जा सकता है उन सीज़न के तौर पे. सीज़न मतलब मौसम, जिस सीज़न में वो जिस मौसम में वो उगते हैं. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. तो क्लाइमेटिक कंडीशन है यहाँ का, जैसे कि टेम्परेचर तापमान, ह्यूमिडिटी मतलब क्या कहते हैं नमी, एंड रेनफॉल बारिश, एक जगह से दूसरी जगह बदलती रहती है और डिफरेंट है. इस हिसाब से देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इस हिसाब से इस कंट्री में बहुत ही अलग अलग तरीके के क्रॉप्स उगाए जाते हैं. और वो क्रॉप्स दो तरीके के हैं. सो फर्स्ट आर द खरीफ क्रॉप्स. So what are kharif crops? There is given the definition of the kharif crops. The crops which are sown in the rainy season are called kharif crops. वो क्रॉप्स जिन्हें रेनी मतलब बारिश के सीज़न में उगाया जाता है उन्हें खरीफ क्रॉप कहा जाता है. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर. इंडिया में रेनी सीजन जून से सितंबर तक लेता है. पैडी, मेज एंड सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन और खरीफ क्रॉप. पैडी, मेज, सोयाबीन और ग्राउंडनट जैसी चीज़ें खरीफ क्रॉप में शामिल हैं. राबी क्रॉप. The crops that are grown in winter season, October to March, are called Rabi crops. For example of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. Rabi crops वो crops हैं जो क्या कहते हैं ठंडियों के सीज़न में उगाई जाती हैं, जैसे कि wheat, gram, pea, mustard और linseed. Beside these, इन सब के अलावा the pulses and vegetables are also grown during the summer. इन सब के अलावा दालें और बहुत तरीके के वेजिटेबल्स भी उगाई जाती हैं समर में, मतलब गर्मियों में अलग अलग जगहों पे. लेट्स गो फॉरवर्ड. बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. जो cultivation होती है crops की वो बहुत ही सिमिलर है उस तरीके से जो गार्डनर, मतलब आपने गार्डनर्स को देखा होगा कि वो जब भी फूल पौधे उगाते हैं या फिर जब आप किसी टाइप के प्लांट्स या फूल पौधे अपने घर में उगाते हैं पॉट वॉट में, तो पॉट में जब भी आप अपने फूल पौधे उगाते हैं तो वही तरीका है, उसी तरीके से क्या कहते हैं क्रॉप्स भी प्रोड्यूस होती है, बस वो होती हैं ज़्यादा तादाद में, मात्रा में. दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. इन चीज़ों को एग्रीकल्चरल
प्रैक्टिसेस कहा जाता है विच आर लिस्टेड ब्रो, जिसे नीचे दिया गया है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, sowing, adding manure and fertilization, irrigation, protecting from weeds, harvesting, storage। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मीनिंग क्या है? क्योंकि जब भी हमें क्या कहते हैं कोई क्रॉप्स उगानी होती हैं तो जो सॉइल है वो फर्टाइल होनी चाहिए, इसीलिए उसे खोदा जाता है, उसे कहा जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सोइंग, सोइंग मीन्स बीज बोना, बीज बोना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइज़र, मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालना, मतलब मैन्योर और फर्टिलाइज़र are those chemicals that are used to grow crops so that they can grow in a much faster and easier way। इरीगेशन मतलब पानी डालना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड से प्रोटेक्ट करना मतलब उन पेड़ पौधों से जो आ जाते हैं, उग जाते हैं, उन जंगली पौधों से बचाना। हार्वेस्टिंग मतलब उसे काटना और फिर हार्वेस्ट करना। स्टोरेज, उसे स्टोर करना। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the root to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily. And when they grow deep into the soil, why does the loosening of soil allow the root to breathe easily? जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है उसमें सबसे पहले वो सॉइल को लूज़ करते, ढीला करते हैं। इस तरीके से जो रूट्स हैं वो सॉइल मतलब पानी जो होता है वो अंदर जल्दी से जाता है सॉइल के, और रूट्स जो हैं वो ज़्यादा गहराई में घुस सकते हैं। इस तरीके से रूट ज़्यादा पानी और नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है केमिकल्स के ज़रिए उसमें सॉइल में वो होता है। तो क्या आपको याद है कि जो नाइट्रोजन सॉइल में होता है वो किस बैक्टीरिया से, किस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से होता है? तो उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम। अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया है व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। जो अभी भी हम सॉइल को लूज करते हैं तो वो उससे रूट्स जल्दी इजीली क्यों ब्रीथ कर सकती हैं? The loosened soil help in the growth of earthworms and microbes present in the soil। अगर जो सॉइल है उसे हम लूज़ करते हैं तो वो अर्थवॉर्म, माइक्रोब्स जो होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए मदद करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स टू ऑफ फार्मर। ये सब ऑर्गेनिज्म दोस्त होते हैं किसान के, क्योंकि वो आगे जाते हुए और भी ढीला कर देते हैं, और भी ढीला कर देते हैं सॉइल को, और उसमें ह्यूमस ऐड कर देते हैं। ह्यूमस क्या होता है आपको पता है? द दैट लेयर of organisms or leaves that remains on top of the soil is known as humus। Humus is composed by decomposers। ये हमने 7th क्लास में पढ़ा था, आपको याद ही होगा। You have learned in the previous classes the soil contains mineral, water, air and some living organism. In addition that plants and animals get decomposed by soil organisms। In this way, various nutrients in dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. Since only a few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth, turning and loosening the soil brings the nutrient-rich soil on the top so that plants can use these nutrients। आपने पहले ही पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि जो सॉइल है उसमें मिनरल्स होते हैं जैसे कि पानी, हवा और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद कुछ डेड प्लांट और एनिमल्स भी होते हैं जो डिकम्पोज किए जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए, और यहाँ पे बहुत से डेड ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिन्हें वापस रिलीज़ किया जाता है सॉइल में, और ये सब न्यूट्रिएंट्स फिर से एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट्स के ज़रिए। क्योंकि कुछ ही सेंटीमीटर जो ऊपर की लेयर है वो प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करती है, इसीलिए जो हम ढीला कर देते हैं और लूज़ करते हैं सॉइल को, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो रिच सॉइल होती है उसे ऊपर ले आती है, जिस तरीके से प्लांट्स ज़्यादा जल्दी ही ये सब चीज़ें ले सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग, प्लॉइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लॉ। Plows are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. The plowed field may have big clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with help of a leveler. Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing
ऑफ मैन्योर विद सॉइल। जो प्रोसेस है जिसमें लूज़ किया जाता है सॉइल को, वो यूज़ किया जाता है प्लॉइंग और टिलिंग के ज़रिए होता है। ये प्लॉ के ज़रिए यूज़ हो सकता है, या एक लिवेल टाइप का लिवेरर के ज़रिए होता है। इस तरीके से जो मैन्योर ऐड किए जाते हैं वो जल्दी ही सॉइल में पहुँचते हैं और प्लांट्स ज़्यादा फास्टली ग्रो करते हैं। सो नाउ द अदर पार्ट इज द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। Before sowing the seeds, it is necessary to bring the soil comes to it get better yield. This is done with help of various tools. The main tools used for this purpose are plow, hoe and cultivator. बीज को बोने से पहले हमें जो बड़े बड़े कलम्स, मतलब क्या कहते हैं, क्ले टाइप बॉल की तरह मिट्टी के जो होते हैं बॉल की तरह क्ले टाइप गोले, उन्हें हटाना ज़रूरी है। और ये किया जाता है प्लॉ के ज़रिए, होई के ज़रिए और एक कल्टीवेटर के ज़रिए। प्लॉ, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग ऑफ सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू कॉर्ड, रिमूविंग द वीड्स and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horses and camels. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of plow is long wood which is called plow shaft. This is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to the beam which is placed on the bull's neck. One pair of bull and a man can easily operate a plow. The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays. ये जो प्लॉ है ये बहुत एंशियंट टाइम से यूज़ किया जाता है। इसमें क्या कहते हैं, ये एक पेयर, एक जोड़ी बुल के, हॉर्स के या केमल्स के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है, और एक इंसान और एक जोड़ी किसी भी जानवर के, हॉर्स, बुल, काऊ और केमल, इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके पास में एक नोकीला हिस्सा होता है जिसे प्लॉक्सियर कहते हैं। ये है प्लॉक्सियर, और ये जो लंबी लकड़ी और डंडी है इसे प्लॉक्साफ्ट कहते हैं। और ये हिस्से को बीम जिसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जो पेयर है, जोड़ी है जानवरों की, उनके गर्दन से बांधा जाता है। इस हिसाब से जब वो खींचते हैं तो ज़मीन टेल और लूजन ज़्यादा हो जाती है। अब पुराने ज़माने में लकड़ी के प्लॉ यूज़ होते थे, अब लोहे के प्लॉ, मतलब आयरन के प्लॉ, स्टील के प्लॉ रिप्लेस कर रहे हैं उसे। It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod or wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to its end, and it works like a blade. It is pulled by animals. ये होई इस टाइप का होता है। इसमें क्या लिखा है, ये भी एनिमल्स के जरिए पुल किया जाता है। ये एक आसान सिंपल सा टूल है जो वीड्स, मतलब वीड्स के बारे में जो बताए थे, जंगली प्लांट्स और पौधे जो अचानक से आ जाते हैं और नेचुरली ग्रो करते हैं, तो उन्हें रिमूव करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। वो आयरन का बना होता है और उसके ये पार्ट्स हैं, बैंड प्लेट, रॉड, बीम, हैंडल, ग्रिप, हैंडल, बीम, बैंड प्लेट, रॉड, ये सब इसके पार्ट्स होते हैं। कल्टीवेटर ड्राइविंग बाय एक ट्रैक्टर, इट्स रिटन इन द बिलो ऑफ द पिक्चर। कल्टीवेटर क्या चीज़ है? कल्टीवेटर इन टाइप का नोकीला चीज़ें होती हैं जो ट्रैक्टर के लास्ट में लगाई जाती है। आपने देखे होंगे, अगर ट्रैक्टर देखे हैं उनके लास्ट में होते हैं, और जब वो ट्रैक्टर से जुड़ जाता है तो वो इसे खोदते हुए चले जाते हैं। इस तरह जो जानवरों से यूज़ होता है आजकल वो कल्टीवेटर की जगह रिप्लेस हो रहा है। इस हिसाब से प्लॉ और होई जैसी चीज़ें अब कम यूज़ हो रही हैं, ट्रैक्टर और कल्टीवेटर ही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। 1.4 सोइंग, बोना। Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmer prefer to use seeds which give high yield. Sowing एक बहुत ही important पार्ट है, हिस्सा है क्रॉप प्रोडक्शन का, क्योंकि बिना बीज बोए कभी भी कोई क्रॉप उगाई नहीं जा सकती है। और जो फार्मर्स हैं वो उन टाइप के सीड्स को चूज़ करते हैं जो उन्हें ज़्यादा खेती की चीज़ें दें। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, are the seeds which float on water? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would be they lighter? Damaged seeds become hollow and thus lighter. Therefore, they float on water. This is a good method for separating good and healthy seeds from the damaged one.
आपने कुछ देखा होगा कि कुछ ऐसे सीड्स हैं जो पानी में तैरते हैं। आप ये एक्टिविटी परफॉर्म भी कर सकते हैं। अपने घर के किसी भी दाल वाल को लीजिए, फिर उसे पानी के अंदर परफॉर्म कीजिए। ऊपर जितने भी सीड तैरते हैं उसका मतलब है वो ख़राब सीड है, क्योंकि वो हॉलो हो जाते हैं या उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जैसी चीज़ें खा जाती हैं। इस तरीके से जो हेल्दी सीड्स हैं वो नीचे ही डूबे रहते हैं, क्योंकि उनका वज़न भारी होता है, और जो हल्के सीड मतलब जो डैमेज हो गए हैं वो बाहर आ जाते हैं। Traditional tools. The tool used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends, and pressed into the soil and place seeds there. इसमें ये है, जैसे आपने अभी देखा था प्लॉ प्लॉ देखा था आपने, ये प्लॉ आपने देखा था। इसी तरीके के ये ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं, जिसमें यहाँ पे यही नोकीली चीज़ें होती हैं, जिसके अलग अलग पाइप्स होते हैं। वो जो नोकीली चीज़ें होती हैं वो फर्दर चले जाती हैं, और फर्दर जाने के बाद अंदर इसके ऐसे करके होल्स होते हैं, जिस तरीके से वो अंदर जब भी खोदते जाते हैं जानवरों की मदद से, वो आगे चल चल के उसमें सीड डालते जाते हैं। आजकल जो कल्टीवेटर्स हैं वो भी सेम दोनों काम के लिए यूज़ होते हैं, मतलब वो लूजनिंग और सॉइल के लिए भी यूज़ होते हैं और सोइंग के भी यूज़ होते हैं। लेट्स गो फर्दर। सीड ड्रिल। नाउ अ डे सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। सो ये सीड ड्रिल दिखाया, वही कल्टीवेटर की तरह होता है जो मैंने अभी आपको बताया, और सीड ड्रिल के अंदर वही पाइप्स होते हैं। जब उसे ट्रैक्टर के ज़रिए खींचा जाता है तो अंदर वो बीज डालता रहता है एक पर्टिकुलर गैप पे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। सो व्हाट विल वी लर्न इन दिस पार्ट? इसमें हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ेंगे। और अब क्योंकि ये सब चैप्टर बहुत लंबा है तो इन चीज़ों की मैं आपको समरी देते जाऊंगा। वो जो सॉइल में चीज़ें डाली जाती हैं जो सॉइल को हेल्दी रखे, उसे मैन्योर या फर्टिलाइज़र कहा जाता है। आपने पिछले क्लासों में पढ़ा ही होगा, क्या कहते हैं, द क्लेली सॉइल और लोमी सॉइल। वही क्लेली और जो लोमी सॉइल है उन्हें मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइज़र और मैन्योर डाले जाते हैं। जो मैन्योर है वो एक टाइप का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो क्या कहते हैं, काउज होती है, काव का जो डंक होता है, मतलब काव का डंक, काव डंक से क्रिएट किया जाता है। उसे हिंदी में उपले कहा जाता है। वही उपलों को यूज़ किया जाता है इन चीज़ों में, उसे मैन्योर कहा जाता है। पहले तो इसमें सबसे पहले उपलों को सुखाया जाता है धूप के ज़रिए। उसके बाद जब वो सूख जाते हैं तो उसे वही ज़मीन में और जो भी है सीड बोने के बाद ऐड किया जाता है। वैसे आजकल इन चीज़ों की जगह फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइज़र हैं वो इन चीज़ों में ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं होते, क्योंकि वो केमिकल से बने होते हैं। वो जो केमिकल हैं वो ज़मीन को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में सुना ही होगा। वही जो वर्मी कंपोस्टिंग से यूज़ किया जाते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स है, मतलब डिकम्पोजर्स वर्मी कंपोस्टिंग से यूज़ होते हैं, उन चीज़ों को कहते हैं मैन्योर्स। लेट्स गो मच फर्दर। This is the difference between the fertilizer and manure. Fertilizer is a man-made inorganic salt. Fertilizer man-made inorganic salt है, वो मतलब नमक टाइप है। फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। फर्टिलाइज़र कोई भी टाइप का ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करता है। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उनके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिंग ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रिसाइज। मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो काउ डंक से और प्लांट रेसिड्यू से कलेक्ट किया जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन फील्ड। मैन्योर फील्ड में ही प्रिपेयर किया जाता है, किया जा सकता है। मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करता है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर प्लांट न्यूट्रिएंट्स में थोड़ा लेस है, लेकिन जो मैन्योर है वही हेल्दी होता है। फर्टिलाइज़र बस ये है वो जल्दी क्रॉप्स को उगाएगा, लेकिन मैन्योर थोड़ा हल्के, बट मैन्योर इज़ द बेस्ट इन कंपैरिजन। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। यहाँ पे एडवांटेजेस दिए गए हैं मैन्योर के। यहाँ पे लिखा है कि ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है
ज़मीन के उसे बढ़ा देता है और सॉइल को पोरस बना देता है, जिस तरीके से जो गैसेस हैं नाइट्रोजन जैसी वो जल्दी ही राइजोबियम बैक्टीरिया से कन्वर्ट की जा सकती हैं, और वो फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करता है। और आपने फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में अभी पढ़ा, दोज आर फ्रेंड्स टू द फार्मर। और वो टेक्सचर भी बढ़ाता है, सॉइल की नमी बढ़ाता है। इरिगेशन वो प्रोसेस है जिस तरीके से पानी डाला जाता है। इरिगेशन के बहुत से तरीके हैं, जैसे पाइप के ज़रिए भी डाला जाता है, कुछ जगहों पे फाउंटेन्स डाला जाता है, कुछ जगह पे ड्रिप इरिगेशन होती है, कुछ जगह पे स्प्रिंकल सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड्स दिए गए हैं, चेन पंप, डेल्फी, राहत, मोट। और आजकल जो यूज़ होते हैं वो है स्प्रिंकल सिस्टम में फव्वारा टाइप पानी के बैंड पाइप्स होते हैं, और जब पानी ओपन करते हैं तो वो बूंद बूंद को फव्वारे की तरह डालता है। ये जो है स्प्रिंकल सिस्टम वो बहुत सी जगहों पे यूज़ भी होते हैं। उसका ड्रिप सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पे पानी की बहुत कमी हो, जैसे कि डिज़र्ट टाइप, जैसे सहारा डिज़र्ट, थार डिज़र्ट एंड एक्सेट्रा। इन जगहों पे ये ड्रिप इरिगेशन यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है, पाइप जो होते हैं वो सीधा एग्जैक्ट प्लांट्स के रूट में जाके एक एक बूंद करके पानी डालते हैं। इस तरह पानी को इधर उधर फैलना नहीं होता है और वो वेस्ट नहीं होता है। अब पानी की बचत होती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अभी आपने वीड्स का मैंने बताया था, वो जंगली प्लांट्स या पौधे जो उग जाते हैं ज़मीन में खेती बाड़ी के समय, उससे सिकल जैसी चीज़ों से पुराने ज़माने में अर्ली टाइम्स में उन्हें हटाया जाता था, लेकिन अब केमिकल्स आ गए हैं जिससे हटाया जाता है। तो वो ही उन केमिकल्स को कहा जाता है वीडसाइड्स। जो वीडसाइड्स होते हैं, वीडसाइड वो केमिकल्स होते हैं जो डाले जाते हैं कि जिस तरीके से वीड्स उगे ना। लेकिन जो वीडसाइड होते हैं वो भी अनहेल्दी होते हैं, फर्टिलाइजर्स की तरह। वीडसाइड कामों को इजी करते हैं। वीडसाइड अगर फार्मर के नाक में चले गए स्प्रिंकल करते हुए तो उन्हें बीमारियां हो सकती हैं, और इवन इट इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंस टू ह्यूमंस एंड द अदर बीइंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बस प्लांट जैसे और चीज़ों के लिए ही हेल्दी है। हार्वेस्टिंग, जब क्रॉप्स उग जाती हैं तो उसके बाद हार्वेस्ट किया जाता है। वेन एवर द क्रॉप्स आर नाउ फुल्ली ग्रोन दे आर नाउ कटेड एंड द कटिंग ऑफ द क्रॉप्स आर नोन एज हार्वेस्टिंग। जो हार्वेस्टिंग किया जाता है वो थ्रेसिंग के ज़रिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन आजकल एक कंबाइन नाम की मशीन है। कंबाइन वो मशीन है जो तीनों काम, सोइंग, लूजनिंग ऑफ सॉइल एंड हार्वेस्टिंग, इन तीनों काम को एक ही मशीन के ज़रिए कर देती है। और प्लांट्स के बड़े बड़े चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद जब प्लांट्स को डाला जाता है तो अलग मशीनें लगती हैं जिससे सीड अलग और ये हो जाते हैं। लेकिन कंबाइन में ऐसा नहीं है। कंबाइन क्या कहते हैं, प्लांट्स को तोड़ता हुआ जाएगा और सीड को अलग करता हुआ जाएगा और लीफ को अलग करता हुआ जाएगा। और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, आपने क्या कहते हैं, पोंगल, होली, दिवाली, बिहू, नबन्या जैसे फेस्टिवल्स का नाम सुना होगा। ये फेस्टिवल्स उन समय यूज़ किया जाता है जब पूरे जो क्रॉप्स हैं वो उग गए होते हैं और हार्वेस्टिंग हो चुकी होती है। ये जो फेस्टिवल है ये फार्मर्स मनाते हैं खुशी में कि उनके प्लांट्स और क्रॉप्स उग गई हैं। स्टोरेज, अब जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो क्या वो इन सीड को किसी की जगह नहीं फेंक दें या ऐसे ही छोड़ सकते? नहीं। So because it happens where if they will leave the seeds anywhere, harmful animals will come there and eat it, like rats, and even sometimes snakes are hidden in those places. तो इसके लिए वो क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए वो सीलोस यूज़ करते हैं। सीलोस क्या कहते हैं, सीमेंट का एक बड़े क्या कहते हैं कंटेनर होते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। उन कंटेनर में ही उन ग्रेन्स को डाल दिया जाता है। वो इतने अच्छे से पैक्ड एंड क्लोज होते हैं, उसमें कोई भी जानवर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद उसमें गनी बैग भी यूज़ करते हैं। गनी बैग एक जूट बैग होते हैं, और जूट बैग को भी यूज़ किया जाता है कि कोई एनिमल्स ना आए।
लेकिन जूट बैग के साथ वो उसमें नीम के पत्ते डालते हैं। नीम के जो पत्ते हैं उनकी ऐसी सेंट है कि कोई भी अगर एनिमल या इंसेक्ट उसके पास आता है तो वो उस स्मेल को सूंघ के चले जाता है। वही पत्ते, नीम के पत्तों को सिलोस, मतलब इन जगहों पे भी सिलोस में भी डाला जाता है। इतनी so far in this chapter we have learned about the crop production. So now, after the crop production, it happens that can we also do the production of animals? Yes. और जब एनिमल्स की प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में की जाती है तो उसे एनिमल हस्बेंड्री किया जाता है, कहा जाता है। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। So these are the now the questions. Now we will do the question and answers. Question number 1. So the answer to the question number 1, part 1, is crop. The same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called crop. The B. The first step before growing crops is dash of soil, is preparation of soil. Damaged seed would float on top of the water. For growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential. Match the column 1A with column B. Kharif crops. Kharif crops, paddy. Wait a moment. Kharif crops, paddy, maize. Rabi crops, wheat, gram, pea. Chemical fertilizer, urea and phosphate. Organic manure, animal excreta. Question number 3. Give two example of each. Kharif crop, paddy, maize, soybean, groundnut, cotton, etc. Rabi crop, wheat, gram, pea, mustard, etc. Question number 4. Write a paragraph in your own words in each of the following. Preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture to turn the soil is to loosen it. This allows the root to penetrate deep into the soil. The loosened soil helps in growth of earthworm and microbes, which are friends of farmer and add humus to it. Also, turning and loosening of soil, being nutrient-rich soil or to the top of the plant, so that plants can use it. Sowing. Sowing is the most important part of crop production. Before sowing, good quality seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds of good variety. Seed can be sown by seed drill or manually. Weeding. Weeding of unwanted plants that grow along with crops and removal of weeds is known as weeding. Weeds can be removed either manually using tools like khurpi or by using weedicide like 2,4-D. These are sprayed in the field to kill weeds. Threshing. The process of separation of grains from chaff is called threshing. This is carried out with help of a machine called combine, which is in fact a combined harvester and thresher. Question number 5. How fertilizer are different from manure? So ये मैंने उस समय भी दिखा दिया था, तो वही सेम है. Question number 6. What is irrigation? Describe two methods of irrigation by which we can consume it. Wait a moment. The supply of water to crops in different intervals are called irrigation. The two methods of irrigation to conserve water are given below. Sprinkle system and the drip system. If wheat is sown in the Kharif season, what would happen? Discuss. Wheat is a Rabi crop, hence it requires cold climate condition to be grown properly. If it is sown in Kharif season, it will not grow or maybe get destroyed due to excessive rains in the Kharif season. Question number 8. Explain how the soil gets affected by continuous plantation of crops in a field. Soil supplies mineral and nutrient to the crop. These nutrients are essential for growth of plants. Continuous growing of crops in same field make the soil poorer in certain nutrients. This makes the soil infertile and then
To replace this is the soil with nutrients. Farmer need to add manure to soil. What are weed? How can we control them? So these are the question and answers to the following. Arrange the following box in the proper order to make the flowchart of sugarcane crop production. 5, 6, 4, 7, 2, 3, 1. First will be 5. Wait, I will write it. First will be 5, then 4, 6, 5, 4, 6, 7, 2, 3, 1. Then 7, then 2, then 3, and then 1. That's it. Question number 11. सो ये क्रॉसवर्ड है वो आपको सॉल्व करना था, तो इसके आंसर्स ये हैं एज द फॉलोज. सो दिस वाज द चैप्टर. This was the chapter number first of the 8th class NCERT science book, crop production and management. I hope you have liked my video. Please subscribe to my channel and share this video to friends of yours. Thank you and have a nice day.